हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी को। हमारा आज का ये डिस्कशन सेशन CSIR नेट लाइफ साइंस जुलाई 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसके मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चंस के साथ रहेगा। देखिए, यहाँ आपको क्वेश्चंस के मोस्ट करेक्ट और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन क्या है ये जानने को मिलेंगे। आपने बाकी और सोर्सेस से भी क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन जाने होंगे, आपने खुद भी एनालाइज किया होगा। तो हमारी तरफ से कोशिश है कि एग्जैक्टली आंसर क्या हो सकते हैं, और अगर आपने किसी पर्टिकुलर टॉपिक को ना भी अच्छे से कवर किया है तो भी सही आंसर तक आप कैसे अप्रोच करें, उन सारी चीज़ों को हमने इस वीडियो में रखा है। और हमारी सीरीज़ के अंदर आपको सीक्वेंसली ये सारा डिस्कशन मिलता रहेगा। तो आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो में आपको कहीं भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करना, और वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस डिस्कशन को। और आप लोग एक छोटे नोटबुक के अंदर जो भी अच्छे पॉइंट्स आपको लगें कि ये बिल्कुल सही चीज़ें हैं, उनको आप नोट कीजिए। और आपका पेपर भी आपने डाउनलोड कर रखा होगा, और पेपर डाउनलोड नहीं है तो आप हमारे एप्लीकेशन स्टोर से इसको यूज़ कर सकते हैं। उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स जो कि CSIR नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, उनको सॉलिड आंसर्स की ज़रूरत है। तो एग्जैक्टली आंसर्स क्या होने चाहिए, अप्रोच क्या होनी चाहिए, वो बहुत मायने रखती है। और हमारा सारा जो एंगल है वो उसी को लेके रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, हमारा मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर का बी पार्ट के क्वेश्चन अपन ले रहे हैं, और वेरी फास्टली ये इवोल्यूशन यूनिट से बेस्ट क्वेश्चंस हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पेपर वाइज क्वेश्चन नंबर 6 और ID साथ में डला हुआ है, तो आप अपने क्वेश्चंस एच कर सकते हैं। आपने पेपर डाउनलोड कर रखा है। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि सिलेक्ट द जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जहाँ पे सम ऑफ द मेजर इवेंट्स की जियोलॉजिकल टाइम स्केल का क्वेश्चन है, और वहाँ पे कुछ घटनाएं अपन को बताई गई हैं, जैसे लाइक एन इंक्रीज इन मैराइन डाइवर्सिटी, कि मैराइन डाइवर्सिटी बढ़ी है। डोमिनेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, कि उस समय पे जिम्नोस्पर्म्स हैं वो ग्लोब के ऊपर डाइवर्सिफाई हुए और डोमिनेंट वेजिटेशन के रूप में डेवलप हुए। ऐसे ही है कि ऐसा टाइम होना चाहिए जहाँ पे जो स्नैपसीड्स हैं इनका डाइवर्सिफिकेशन रहा हुआ हो, और जो पहले डायनासोर्स हैं उनका जो एमरजेंस है, उनका जो ओरिजिन है वो हो, और फर्स्ट मैमल लाइक फॉर्म्स बने। तो ऐसे हमें कुछ इवेंट्स बताए गए हैं, और इनका कनेक्शन कौन से जियोलॉजिकल टाइम स्केल से है ये अपन को यहाँ पे बताना था। तो इससे पहले भी टाइम स्केल के बहुत सारे क्वेश्चन आप जानते हैं, हर पेपर में लगभग आते ही हैं, बट यहाँ पे काफ़ी सारे इवेंट बताए गए हैं। तो एग्जैक्टली आंसर तक पहुँचना बहुत आसान है। और मोस्टली ये जो इवेंट्स हमें बताए गए हैं ये लेट कार्बोनिफेरस से कनेक्ट होते हैं। कार्बोनिफेरस के अंदर भी जो लेट टाइम है, लेट कार्बोनिफेरस, उससे ये कनेक्टेड है। तो राइट आंसर जो है वो कार्बोनिफेरस रहेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स कैन एक्सप्लेन होस्ट पैरासाइट को इवोल्यूशन। एक्चुअल में क्या होता है कि होस्ट और उसके ऊपर डिपेंडेंट पैरासाइट, दोनों के अंदर जो चेंजेज हैं वो पैरेलल आते हैं। उनके करैक्टर्स में जो चेंजेस हैं वो पैरेलल होते हैं।
और इंटरडिपेंड होते हैं। अगर होस्ट में चेंज होगा तो उसकी वजह से पैरासाइट में चेंज होना पड़ता है, और पैरासाइट अपने होस्ट को प्रॉपरली यूटिलाइज करने के लिए अकॉर्डिंगली टाइम के साथ चेंज होता रहता है। इसको अपन पैरेलल इवोल्यूशन की कैटेगरी में भी ले जा सकते हैं। तो दो डिफरेंट स्पीसीज हैं, लिनेजेज हैं, उनका आपस में इंटरडिपेंडेंसी अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो को इवोल्यूशन, पैरेलल इवोल्यूशन ये शो करते हैं। अब यहाँ पे ये कौन सी कॉन्सेप्ट से कनेक्टेड है वो अपन को फाइंड आउट करके बताना था। देखो, किन सिलेक्शन के अंदर तो क्या होता है कि जो जेनेटिकली रिलेटेड नेस वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एक स्पीसीज के अंदर के होते हैं और एक रिलेटेड नेस उनके बीच में होती है, और एल्टुजिक जो बिहेवियर होता है हैमिल्टन रूल में अपन पढ़ते हैं, तो इसका कनेक्शन को इवोल्यूशन से नहीं है, ये सोशल इवोल्यूशन से जुड़ा हुआ मैटर है कि जो सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ है या जो सोशल स्ट्रक्चर्स ऑर्गेनिजम्स के अंदर या स्पीसीज में पाई जाती हैं, तो वहाँ सेक्रीफाइस होता है कि अपन पढ़ते हैं कि कॉस्ट पे होती है और फिर कोई रिलेटेडनेस का वैल्यू होता है और बेनिफिट की वैल्यू होती है। तो ग्रुपिंग का इवोल्यूशन कैसे हुआ, या एक स्पीसीज वाले जो कॉनस्पेसिफिक्स होते हैं वो ग्रुप में रहना कैसे सीखे, यानी कि सोशलिटी का इवोल्यूशन है, उसको किन सिलेक्शन से अपन जोड़ते हैं, तो ये तो नहीं होगा। अगला था रेड क्वीन हाइपोथेसिस। देखो, रेड क्वीन हाइपोथेसिस हम इसी को कहते हैं, आज से पहले के PIQs आपने देखे होंगे, उनमें बहुत बार रेड क्वीन हाइपोथेसिस का मेंशन आता है, तो एक अच्छा टॉपिक है रेड क्वीन हाइपोथेसिस। और पैरेलल इवोल्यूशन, होस्ट पैरासाइट का को इवोल्यूशन, प्रे प्रेडेटर का इवोल्यूशन है, प्रे प्रेडेटर लें अपन तो वो भी यहीं आएगा, प्रे और उसके ऊपर डिपेंडेंट जो प्रेडेटर हैं वो भी आपस में को इवोल्यूशन ही शो करते हैं, होस्ट पैरासाइट की तरह ही उनके बीच में भी सेम पैटर्न मिलेगा। तो ये रेड क्वीन हाइपोथेसिस का मैटर होता है। अगला जो ऑप्शन लिखा हुआ है रन अवे सिलेक्शन, और देखो रन अवे सिलेक्शन का मतलब होता है कि फिशरिन रन अवे, फिशेरियन रन अवे, एग्जैक्टली ये होता है सैक्सी-सन हाइपोथेसिस। जैसे कि आपने सेक्सुअल सिलेक्शन पढ़ा है, सेक्सुअल सिलेक्शन में जैसे पक्षियों के अंदर जो प्लम्बेज है, काफ़ी लंबे पंख हैं उनके अंदर, जैसे पिकॉक का एग्जांपल लेते हैं, तो मेल के अंदर वो करैक्टर्स बहुत ज़्यादा विग्रसली डेवलप होते हैं, बहुत ब्राइट कलर, बड़े पंख, उनके साथ में डांस करना, और उस पीढ़ी के मेल को उसका फ़ायदा होता है। सेम ऐसे ही अगली पीढ़ी के अंदर भी जो मेल जिसके पास सबसे बड़े पंख होंगे, सबसे ज़्यादा बेटर परफॉर्म जो कर पा रहा है, उसी को मैटिंग चांसेस है वो ज़्यादा मिलते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड सैक्सी-सन हाइपोथेसिस, यानी कि डायमॉर्फिक होना जरूरी है ना। इनके लिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे डायमॉर्फिक होना बहुत ज़रूरी है, डायमॉर्फिक होने पे ही सेक्सुअल सिलेक्शन है वो काम करता है। तो मेल पिछली पीढ़ी में भी जो सबसे स्ट्रॉन्ग है, अगली पीढ़ी में भी सबसे स्ट्रॉन्ग है, तो दिखने में ज़्यादा अच्छा है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रन अवे सिलेक्शन। तो ये को इवोल्यूशन नहीं है, होस्ट पैरासाइट को इवोल्यूशन का मैटर नहीं है। ऐसे था हैंडीकैप प्रिंसिपल। अब देखिए, हैंडीकैप प्रिंसिपल है वो एक्चुअल में जो ऑनेस्ट सिग्नलिंग होती है, ऑनेस्ट सिग्नलिंग, ऑनेस्ट सिग्नलिंग फॉर मैट चॉइस, उसको एक्सप्लेन करता है। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ऑर्गेनिज्म अपने मैटिंग पार्टनर को चूज करते हैं, और मैटिंग पार्टनर को चूज करने के लिए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई चीटिंग नहीं कर सकता, ऑनेस्ट डिस्प्ले होता है। जैसे बड़े से बड़े पंख हैं, बड़े से बड़े सींग हैं, इनके अंदर चीटिंग नहीं हो सकती। तो ऑनेस्ट सिग्नलिंग का इस्तेमाल करके मैट चॉइस, जो कि अपन सेक्सुअल सिलेक्शन में पढ़ते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज हैंडीकैप प्रिंसिपल। तो हैंडीकैप प्रिंसिपल सेक्सुअल सिलेक्शन से जुड़ा हुआ है, रन अवे सिलेक्शन सेक्सुअल सिलेक्शन से जुड़ा हुआ है, किन सिलेक्शन है वो
सोसाइटी का डेवलपमेंट जो होता है उससे जुड़ा हुआ है, जबकि रैडक्विन हाइपोथेसिस है ये होस्ट पैरासाइट को इवोल्यूशन से जुड़ा हुआ है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2 कि होस्ट पैरासाइट को अपन रैडक्विन से कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन कि यहाँ पे सेलेक्ट द स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब्स गिल्ड को इवोल्यूशन, जिसको अपन डिफ्यूज को इवोल्यूशन भी बोलते हैं। तो गिल्ड को इवोल्यूशन या डिफ्यूज को इवोल्यूशन के रिगार्डिंग सही क्या है, कौन सा स्टेटमेंट उसको डिस्क्राइब करता है, ये अपन को बताना है। देखो, एक तो ये पता होना चाहिए कि गिल्ड क्या होता है। जैसे अपन इकोलॉजी में पॉपुलेशंस पढ़ते हैं, पॉपुलेशंस के अंदर छोटी पॉपुलेशंस होती हैं, सब पॉपुलेशंस होती हैं। तो एक जो छोटी पॉपुलेशन है वो अपने आप में एक गिल्ड होती है, यानी कि एक पार्ट है, एक छोटा जो पार्ट होता है, ग्रुपिंग जो है, असेंबली जो है, वो गिल्ड बोला जाता है। बट ये क्वेश्चन तो इवोल्यूशन का है, तो इवोल्यूशन में आपको क्या ध्यान देना है कि इवोल्यूशन के अंदर ये होगा ग्रुप ऑफ स्पीसीज, ग्रुप ऑफ स्पीसीज। तो ऐसी स्पीसीज जो कि डिफरेंट हैं लेकिन वो एक साथ है, यानी कि वो क्या है, पार्ट ऑफ ए कम्युनिटी है, पार्ट ऑफ ए कम्युनिटी। तो एक साथ कई सारी स्पीसीज अगर एक ग्रुप में हमेशा पाई जाती हों और वो उसी ग्रुप में रह के अगर इवोल्व हो रही है, जैसे एक तो पैरेलल होता है उसमें 2 ही स्पीसीज होती हैं, यहाँ पे कई स्पीसीज एक साथ इवोल्व होगी, को इवोल्व, यानी कि उनके बीच में डिपेंडेंसी होती है, उनके इंटरकनेक्शंस, इंटरडिपेंडेंसी इस प्रकार के हैं कि वो सारे एज ए यूनिट को इवोल्व होते हैं। तो एक से ज़्यादा स्पीसीज का मैटर होता है। तो सेवरल स्पीसीज आर इन्वॉल्व इन को इवोल्यूशनरी इंट्रैक्शंस। जैसे मान लो कि कोई इंसेक्ट है जो पॉलिनेशन करता है और वो वहाँ पे जैसे 10 स्पीसीज हैं प्लांट्स के, उनमें पॉलिनेशन करता है, तो वो सारी की सारी 10 स्पीसीज उस इंसेक्ट के अकॉर्डिंगली एक साथ इवोल्व होती हैं। उनका इवोल्यूशन आपस में एक ही पॉइंट के ऊपर डिपेंड है, तो वो एक साथ को इवोल्व होते हैं। तो दिस इज गिल्ड को इवोल्यूशन। इसके बाद में आप कुछ और चीज़ें भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि डिफेंसिव अडेप्टेशंस होते हैं स्पीसीज के अंदर, डिफेंसिव अडेप्टेशंस। सपोज जैसे कि कोई ग्रुप ऑफ प्लांट्स है, वो केमिकल्स को एज ए अडेप्टेशन अपनी बॉडी में डेवलप करता है कि अपन देखें कि किसी पर्टिकुलर हैबिटाट के अंदर या किसी पर्टिकुलर इकोलॉजिकल कंडीशन में रहने वाले जो कई सारे स्पीसीज हैं उनके अंदर सैम केमिकल पाया जाता है, या जैसे बहुत सारे ऐसे हैं जिनके अंदर सैम फीचर जैसे कि कांटे पाए जाते हैं। जहाँ पे ग्रेजिंग का प्रेशर है उनमें मोस्टली के अंदर अपन को कांटे मिलेंगे, एरिडिटी है, तो करैक्टर एक जैसे हो जाएंगे। तो दे आर इवॉल्विंग एज ए यूनिट, बट देर आर सो मैनी स्पीसीज, they are dependent on particular type of interaction, that's why this is a guild formation। तो collectively अगर डिपेंडेंसी का मैटर है और एक साथ अगर इवोल्व हो रहे हैं तो दिस में भी कॉल्ड गिल्ड और डिफ्यूज कोएवोल्यूशन। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन। ये मिमिक्री से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज एग्जाम्पल ऑफ डिसऑनेस्ट सिग्नलिंग, यानी कि जहाँ पे चीटिंग होती है। डिसऑनेस्ट का सिंपल सा मीनिंग है कि मिसगाइड करना है, चीटिंग है, रियलिटी के अलावा कुछ और अगर दिखाया जा रहा है। सिग्नलिंग के अंदर सिग्नल बताया जाता है, तो ये जैसे बैटेशियन है, मुलेरियन है, ये मिमिक्री का क्वेश्चन है। अब देखो इसमें 2 चीज़ें लिखी हुई हैं, एक लिखा हुआ मॉडल, एक लिखा हुआ है मिमिक्री। तो मिमिक्री तो एक एक्ट होता है, थोड़ा सा आप इसको समझिए कि मिमिक्री तो एक एक्ट होता है। इस एक्ट को जो परफॉर्म करता है वो एक्टर है, और एक्टर को हम यहाँ पे बोलते हैं मिमिक, मिमिक्री करने वाला। और कॉपी जिसकी की जाती है कि मिमिक्री किसकी की जा रही है, वो जो ऑब्जेक्ट है उसको अपन बोलते हैं मॉडल। तो मिमिक्री के अंदर चाहे बैटेशियन मिमिक्री हो
मुलेरियन मिमिक्री हो, तो एक मिमिक्री करने वाला है एक्टर जो होता है वो किसी मॉडल की मिमिक्री कर रहा होता है और किसी बेनिफिट पर्पस से कर रहा होता है। ओके, तो हमें यहाँ पे बताना है कि जहाँ पे डिसऑनेस्टिंग एग्जिस्ट करती है। डिसऑनेस्टिंग का मतलब है कि गलत सिग्नल दिया जा रहा है, तो जो मिमिक होता है वो सिग्नल प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस सिग्नल। तो अगर कोई मिमिक किसी दूसरे का सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे कि कोई हार्मफुल है और वो सिग्नल जो प्रोड्यूस कर रहा है वो ये हार्मलेस है और ये किसी हार्मफुल का सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा है जिसको नॉर्मली प्रेडेटर अवॉइड करता है, जो अवॉइडेबल है या जो प्रेडेट करने में जिसको हमेशा ही इग्नोर किया जाता है। तो अगर कोई ऐसा है जो हार्मफुल नहीं है और वो किसी हार्मफुल वाले की कॉपी करता है, सिग्नल प्रोड्यूस करता है, तो दिस इज चीटिंग, क्योंकि ये सारा मैटर प्रेडेटर के अगेंस्ट हो रहा है, प्रेडेटर के सामने हो रहा है। तो प्रेडेटर को ये मिमिक क्या कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है, यानी कि उसको रॉन्ग सिग्नल दिया जा रहा है कि वो रियल में तो खाने वाला था, लेकिन उसको सिग्नल क्या दे रहा है वो कि मैं नहीं खाने वाला हूँ। दिस इज द डिसऑनेस्टी। और फिर मैटर आता है कि अगर कोई हार्मलेस ऑर्गेनिज्म किसी हार्मफुल की कॉपी करता है तो दिस इज कॉल्ड बैटेशन। तो बैटेशन से जुड़ा हुआ मैटर है, बट सिग्नलिंग के सिग्नल किसने दिया, तो सिग्नल तो देता है मिमिक। तो आंसर विल बी सेकंड। तो मिमिक्री से जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और अगर आप एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं इसके ऊपर तो वो हमारे कंटेंट के अंदर अवेलेबल है, तो आप उस पर भी जा सकते हैं। एग्जैक्टली बहुत ब्रिलियंट टॉपिक है, CSIR के बहुत क्वेश्चन आते हैं, कवर कीजिए इसको ताकि नेक्स्ट एग्जाम में भी आपके क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उस पर बात करते हैं अपन कि 2007 के अंदर साइंटिस्ट रिपोर्टेड द फॉसिल ऑफ ए डियर लाइक एनिमल, और ये हमारे भारत का जो कश्मीर एरिया है वहाँ से ये फॉसिल प्राप्त किया गया, विच इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट रिसेंट टेरेस्ट्रियल एंसेस्टर ऑफ व्हेल, कि जो वेल्स है उनके मोस्ट रिसेंट टेरेस्ट्रियल एंसेस्टर के रूप में उसको आइडेंटिफाई किया गया। ये कश्मीर से रिपोर्टेड है और ये डियर लाइक एक फॉसिल था, तो उस फॉसिल का नाम क्या है ये आपको बताना था। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो पहली बार ही पूछे जाते हैं, उससे पहले उनका मेंशन नहीं होता है, तो वैसा ही एक ही क्वेश्चन था। तो एग्जैक्ट आंसर इज इंडोहाइस। जो आप फिगर देख रहे हैं ये विकिपीडिया से लिया हुआ है, आप खुद भी नाम डाल के इन सबको सर्च कर सकते हैं। ये इयोसिन टाइम का फॉसिल है। इसके बाद में जो बाकी नाम है जेनोसॉर्स, राजोसॉर्स, इंडोसॉकस, ये सब डायनासोर्स के फॉसिल्स हैं। और अच्छी बात ये है कि ये सारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट से प्राप्त हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के फॉसिल्स हैं। तो वेल्स के वेरी रिसेंट टेरेस्ट्रियल एंसेस्टर्स के रूप में इंडोहाइस को कश्मीर जो एरिया है वहाँ से एज ए फॉसिल आइडेंटिफाई किया गया है। ओके, इसके बाद में हम सी पार्ट के क्वेश्चन जो कि सेम यूनिट इवोल्यूशन से पूछे गए थे उनकी बात करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन कि द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ सीक्वेंस इवोल्यूशन। सीक्वेंस इवोल्यूशन से जुड़े हुए स्टेटमेंट्स आएंगे और फाइनली अपन को बताना है कि विच वन ऑफ द ऑप्शन इज नॉट ट्रू, यानी कि फॉल्स बातें अपन को बतानी पड़ेंगी अबाउट सीक्वेंस इवोल्यूशन अंडर प्यूरिफाइंग सिलेक्शन। अब देखो ये तो CSIR की तैयारी आप कर रहे हो तो आपको इतना तो स्मार्ट होना ही पड़ेगा कि आपको बिल्कुल ऐसे
बिना सोचे समझे क्वेश्चन पे काम नहीं करना है, आपको ध्यान देना है कि एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको प्यूरिफाइंग सिलेक्शन के हिसाब से सीक्वेंस इवोल्यूशन के लिए सही बातें क्या हैं वो ढूंढ के बतानी है, राइट। ठीक है, क्योंकि आपने सिनोनिमस, नॉन सिनोनिमस ये सारी चीज़ें पहले पढ़ी हैं, आप जानते हैं इनके बारे में, क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, लेकिन अभी अपन को आंसर देना है प्यूरिफाइंग सिलेक्शन के रिगार्डिंग। तो पहला तो मैटर ये आता है कि प्यूरिफाइंग सिलेक्शन है वो क्या है। तो आप इसमें इस चीज़ को कवर कीजिए कि जो हार्मफुल होते हैं, डिलीटेरियस जो म्यूटेशंस होते हैं वो रिमूव किए जाने चाहिए। कि जो हार्मफुल म्यूटेशन होंगे वो हार्मफुल म्यूटेशंस हैं वो इन कोर्स ऑफ टाइम रिमूव होंगे, पहली बात। दूसरी बात, जो इम्प्रूव्ड करैक्टर्स हैं, इम्प्रूव्ड करैक्टर यानी कि कोई अगर अच्छा करैक्टर एक बार आ गया तो वो मेंटेन किया जाएगा। यानी कि प्यूरिफाइंग सिलेक्शन के अकॉर्डिंग आपको दो चीज़ें ध्यान देनी है कि अगर कोई डिलीटेरियस म्यूटेशन हुआ है तो उसको हटाना है, और अगर कोई इम्प्रूव्ड करैक्टर आ गया है तो वो नहीं हटना चाहिए, यानी कि दैट शुड बी फिक्स्ड। ठीक है, अब ऑप्शन में जो नाम आ रहे हैं उसमें दो नाम आ रहे हैं, एक आ रहा है सिनोनिमस, एक आ रहा है नॉन सिनोनिमस। जहाँ पे मैसेज सेम रहता है, अमीनो एसिड सेम रहता है, और आप कहें कि फंक्शन सेम रहता है, वो सिनोनिमस है। और जहाँ पे ये सब अमीनो एसिड चेंज हो गए, प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, फंक्शन चेंज हो गया, वो बदल गया, दिस इज नॉन सिनोनिमस। तो सिनोनिमस के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है, यानी कि अंडरलाइन देखेंगे तो वहाँ पे म्यूटेशन हो गए हैं, बट दे आर नॉट अफेक्टिंग द फिनोटाइप, दे आर नॉट अफेक्टिंग द अडेप्टेशंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, दैट्स वाई दैट शुड बी नॉट अंडर द नेचुरल सिलेक्शन। बट अगर कोई चेंज वाला है जिसमें मैसेज ही बदल गया हो तो दैट इज द ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम होगा। तो अगर वो प्रॉब्लम वाला है तो दैट शुड बी रिमूव्ड, और अगर अच्छा है तो दैट शुड नॉट बी रिमूव्ड। ये हमारा प्रिंसिपल कहता है। अब अपन स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं कि मोस्ट नॉन सिनोनिमस म्यूटेशंस आर सेलेक्टेड अगेंस्ट, यानी कि उनको रिमूव किया जाता है, यानी कि नेगेटिव सिलेक्शन है। देखो, एक कॉन्सेप्ट ये होती है कि मोस्टली जो म्यूटेशंस है वो ख़राब होते हैं, राइट। और फिर नॉन सिनोनिमस वो हैं जहाँ पे कुछ अलग हुआ है, डिफरेंट हुआ है। तो म्यूटेशन है, अर्थ भी कुछ चेंज हुआ है, तो डेफिनेटली कुछ गलत हुआ है, तो वो नेगेटिवली सिलेक्ट होंगे, यानी कि दैट शुड बी रिमूव। तो इट इज़ राइट, ये तो सही स्टेटमेंट है। फिर था कि सिनोनिमस म्यूटेशंस आर एक्यूमुलेट, कि जहाँ कोई मैसेज पे फ़र्क ही नहीं पड़ा, सेम प्रोटीन अभी बन रही है तो उसे फंक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वो एक्यूमुलेट होंगे, इकट्ठे होंगे, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। कि उनके अगेंस्ट कोई काम ही नहीं होगा, उनको रिमूव करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि वो नेचुरल सिलेक्शन से बाहर है। तीसरा था कि द रेशियो ऑफ नॉन सिनोनिमस टू सिनोनिमस, यानी कि अर्थ को बदलने वाले कितने होंगे और सेम अर्थ वाले कितने होंगे। नॉन सिनोनिमस टू सिनोनिमस इज हाई, इसका मतलब ये हो गया कि नॉन सिनोनिमस हैं वो हाई होंगे, लेकिन दिस इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि हमें तो म्यूटेशंस को मोस्टली को हटाना है, तो नॉन सिनोनिमस तो कम होंगे, सिनोनिमस है वो ज़्यादा होंगे, तो ये वैल्यू हाई नहीं हो सकती, दिस इज़ रॉन्ग। फिर था कि नॉन सिनोनिमस की जो साइट्स हैं एक्यूमुलेट म्यूटेशंस एट हायर रेट, तो नॉन सिनोनिमस तो नहीं होंगे, सिनोनिमस की रेट है वो हायर होंगी। देखो, दो चीज़ें लगानी पड़ रही है कि म्यूटेशंस है वो मोस्टली डिफेक्ट कोज करते हैं, और प्रिंसिपल कहता है कि डिफेक्ट वाली चीज़ों को हमें समय के साथ मेंटेन नहीं करना है, इसलिए हमें सिनोनिमस को तो रखने की परमिशन है, इकट्ठा करने की परमिशन है, लेकिन नॉन सिनोनिमस को हम वेटेज नहीं दे सकते।
तो ए एंड बी हमारे सही हैं, सी एंड डी हमारे इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग रॉन्ग है। तो नॉट करेक्ट, फॉल्स बताने थे, तो दैट शुड बी सी एंड डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। ये था कि फाइलोजेनेटिक ट्रीज का इस्तेमाल हम करते हैं और क्या उससे पता लगता है, ये सारा पूछा गया है कि सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द यूटिलिटी ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्री। कि कोई भी फाइलोजेनेटिक ट्री है उससे आपको क्या पता लगता है या उसके फ़ायदे क्या है या कहाँ काम आता है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो एक एक स्टेटमेंट को अपन चेक कर लेते हैं। रिलेटेडनेस अमॉन्ग डिफरेंट पॉपुलेशंस, स्पीसीज, जेनेरा, कि हर जगह पे पॉपुलेशन, स्पीसीज, जेनेरा ये आ रहा है, तो आप यूजीनेस के लिए डिफरेंट स्पीसीज एक मान के काम कर सकते हैं कि अलग अलग स्पीसीज के बीच में रिलेटेडनेस का पता ट्री से चलता है। तो ट्री के अंदर ब्रांचेज, उनकी डिस्टेंस, उससे हमें रिलेटेडनेस का पता चलता है। दिस इज करेक्ट। ऐसे था कि सिमिलरिटी इन कैरेक्टर्स अमॉन्ग डिफरेंट, तो रिलेटेडनेस सिमिलरिटी होता है, सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी ये दोनों पता लगता है हमें। फिर था कि कॉमन एंसेस्ट्री अमॉन्ग डिफरेंट पॉपुलेशन, कि अलग अलग स्पीसीज में कौन सी स्पीसीज के पूर्वज कौन रहे हैं, ट्री के अंदर ये सारा दिखाया जाता है, तो ये भी सही बात है। नेक्स्ट था कि फंक्शनल सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेट्स, कि जो भी करैक्टर्स हैं, जो लक्षण उनमें पाए जाते हैं, उनके फंक्शनली महत्व क्या है, या ऑर्गेनिज्म के सर्वाइव करने को लेके, रिप्रोड्यूस करने को लेके उनके इम्पोर्टेंसेस क्या हैं, ये यहाँ पे नहीं होता है। क्योंकि आपस में कितने मिलते हैं, कितने नहीं मिलते हैं, किसके पूर्वज हैं, इनके डिसेंडेंट कौन है, ये सब ट्री में होता है। ट्रेट्स के फंक्शनल सिग्निफिकेंस वहाँ पे नहीं दिखाए जाते। तो ए, बी एंड सी ये हमारा करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट हियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। ये था कि मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी इंडिकेट्स दैट whales are closely related to the artiodactyls, कि जो whales हैं वो आर्टियोडैक्टाइल्स के बिल्कुल से क्लोज ग्रुप के रूप में इनको आइडेंटिफाई किया गया। ठीक है, गिवन दिस इंफॉर्मेशन, कि आप इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कीजिए। सेलेक्ट द फाइलोजेनेटिक ट्री दैट शोज द करेक्ट सेट ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स विच मॉडर्न whales शेयर देयर कॉमन रिसेंट एंसेस्ट्री। तो हमारे जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं उनका मॉडर्न whales के साथ, और जो हमें मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेसिस से इंफॉर्मेशन प्राप्त हुआ कि वो आर्टियोडैक्टाइल्स के बिल्कुल क्लोज हैं, तो जो इनके पंजे जो होते हैं उनके अंदर जो नाखून है उनकी संख्या जब 2 होते हैं ना, कि जैसे अपन ऊँट की बात करते हैं और सूअर की बात करते हैं, उनमें 2 ही वो नाखून होते हैं, तो वो आर्टियोडैक्टाइल्स में काउंट होते हैं। तो अपन को यहाँ पे फाइलोजेनी का पता होना चाहिए, और फाइलोजेनी का पता होने पे हम ये बता सकते हैं। देखो साथ में फाइलोजेनी यहाँ पे हमने ऐड की है, तो थोड़ा सा आप यहाँ से आइडिया रखेंगे। हमारे जो whale है ना, प्लेन whale, टूथेड whale, ये whale का जो ग्रुप है वो हिप्पोटैमस, यानी कि जो हिप्पो है उनके साथ में कॉमन एंसेस्ट्री शो करता है, नियरेस्ट जो एंसेस्टर है, दिस इज हिप्पो। तो कॉमन एंसेस्टर हिप्पो के साथ में होना चाहिए whale का। और फिर दूसरी बात क्या है कि बाकी जो और हैं उनके साथ में ये ग्रुप अलग ब्रांच में होना चाहिए। जैसे कि हमारे ऑप्शंस वाइज देखें तो यहाँ पे पिग्स हैं, कुछ जगह पे कैमल लिखा है, हॉर्स लिखा है, डियर, हॉर्स, ये यहीं पे आएंगे।
तो ये सारा फाइलोजेनी हमें इस प्रकार से कौन से ट्री में देखने को मिल रहा है, तो दिस इज ऑप्शन नंबर 2 कि वैल एंड हिप्पो। और फिर हॉर्स इनके साथ में अलग से है, देन पिग्स। तो एंसेस्ट्री जो प्रॉपरली हम यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं या जो मोस्ट करेक्ट ट्री के अंदर अपन को मिलेगी, दैट विल बी ऑप्शन नंबर 2। तो हमें जो बताया गया था कि ये आर्टियोडैक्टाइल्स के बिल्कुल क्लोज हैं, तो वेल का नियरेस्ट जो मेंबर है, क्लोजेस्ट मेंबर, दैट इज हिप्पो। और फिर जैसे कि काऊ है, सिप है, डियर है, जिराफ, ये सब बाद में आएंगे। और पिग, कैमल, ये सब और भी डिफरेंट है। तो करेक्टली सारा डिस्क्रिप्शन जो रिलेटेडनेस है वो हमें ट्री नंबर 2 में मिल जाएगा। ओके, इसके बाद में अगले क्वेश्चन को अपन डिस्कस करते हैं। ये था कि सिस्टिस फाइब्रोसिस इज कॉज बाय रिसेसिव एलील। ठीक है, कोई एलील मान लेते हैं स्मॉल ए, उससे ये डिजीज हो रही है। ठीक है, रफली 1 आउट ऑफ एवरी 500 इंडिविजुअल उसको ये डिजीज होती है, यानी कि 500 में से कोई एक है उसको डिजीज होता है। जिसको डिजीज होगा, रिसेसिव एलील है, तो डिजीज की जीनोटाइप जो होगा वो AA होगा, यानी कि दोनों स्मॉल a होने पे डिजीज होगी। रिसेसिव नेचर है ना, इसलिए। ठीक है, यूजिंग हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन द परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल, कि हमें इंडिविजुअल्स कितने परसेंट होंगे ये बताना है, और वो कैरियर होने चाहिए ना, दैट शुड बी कैरियर। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। देखो, जिनको डिजीज है उनको अपन Q² मान लेते हैं कि 2 एलील है। हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील A, इसको अपन Q मान लेते हैं। तो जिनको डिजीज है वो Q² होंगे। ठीक है, अब Q² की वैल्यू है 500 में से 1, यानी कि 1/500। तो ये वैल्यू अपन को बताई हुई है, दिस इज 0.20%। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें कि ये जो वैल्यू हमें बताई गई है 0.20%, ये अपन को परसेंटेज में बताई हुई, ध्यान देना कि ये परसेंटेज में बताई हुई है। एग्जैक्टली अगर आप 1/500 को सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 0.002। तो Q² जो है ना, दैट इज 0.002। तो फिर अपन इससे Q निकालेंगे, तो Q का मतलब है कि हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, 0.002। आप इसको सॉल्व कीजिए, इसकी वैल्यू आएगी 0.04। तो ये हो गया Q = 0.4। और हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन अगर हम अप्लाई करेंगे तो फिर P + Q = 1 होता है। तो हमारा P का वैल्यू आ जाएगा 1 - 0.04 = 0.96। तो Q की वैल्यू है 0.04 और P की वैल्यू है 0.96। और फिर जब कैरियर बताने होते हैं तो कैरियर होते हैं 2PQ। तो आप मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × P की वैल्यू है 0.96 × 0.04। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.0768। अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज में पूछना है आपसे, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दीजिए। तो दिस इज 7.68%। तो एग्जैक्टली जो फिगर है वो 7.68 होगा, बट गिवन ऑप्शंस में 7.6 विल बी राइट वन। तो
मोस्टली जब भी आप RDBinverse की क्वेश्चन करते हैं तो उसमें यही होता है कि हमें डिजिट वाला डाटा दिया हुआ होता है, तो वो क्यू स्क्वायर है और में जो वो क्यू स्क्वायर को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर यहाँ ये परसेंटेज में है तो आप उसको परसेंटेज से बाहर ले लीजिए, देन क्यू पे आ जाइए, देन पी पे आ जाइए, देन कैरियर के लिए 2PQ अप्लाई कर दीजिए और परसेंटेज में बताना है तो 100 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये हमारे इवोल्यूशन यूनिट के मॉर्निंग शिफ्ट के कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने सेलेक्ट आउट किए और इनको कम्प्लीटली हमने यहाँ पे डिस्कस करा है। एक्चुअल में इवोल्यूशन यूनिट के PYQs का हमारा एक रेगुलर डिस्कशन चल रहा है, तो उसमें ये एक ऐड ऑन क्लास थी कि बाकी क्वेश्चन हम पहले ही डिस्कशन करा चुके हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर ये सारा अवेलेबल है, तो वहाँ आप रेगुलर पूरा यूनिट उसके सारे क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन में आपको भी प्रॉब्लम है, डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें क्वेश्चन नंबर के साथ में कमेंट कर दीजिए, हम उसका आपको सटीक आंसर क्या हो सकता है अर्लीस्ट प्रोवाइड कराएंगे। और आप में से जो स्टूडेंट्स प्रॉपर नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आपको प्रॉपर कोर्स का नीड है, आप चाहते हैं कि एक प्रॉपर मेंटरशिप के थ्रू आप अपनी स्टडीज़ को और भी एक बेटर लेवल तक लेके जाएं, तो हमारा जो एप्लीकेशन है बिल्स्ता बायो पॉइंट, वहाँ से आप हमारे कोर्स पे भी जा सकते हैं। ये एक कंप्लीट हाइब्रिड कोर्स है जिसमें आपको रेगुलर PYQ डिस्कशन, क्वेश्चन डिस्कशन ये मिलता है, ताकि एग्ज़ाम के रिगार्डिंग एक बेस्ट लेवल तक आप पहुंच पाएँ और बहुत ही सहज तरीके से आप अपना स्कोर निकाल के जो भी आपके टारगेट्स हैं, चाहे आप नेट के लिए जा रहे हो, चाहे आप JRF के लिए जा रहे हो, वो आप अचीव कर सकें। थैंक यू सो मच, गुड लक आप सभी को। और कोर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल रहेगा, या आप हमारी जो वेबसाइट है और वहाँ भी जा सकते हैं। तो आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच, गुड लक अगेन।